जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने हिंदी व्याकरण की क्लास शुरू किया था, जिसमें वर्णमाला में हम लोग को स्वर तक पूरा खत्म कर दिया था। आज है व्यंजन की बारी। ठीक है, जहाँ तक की बात करें कि एसएससी जीडी का वैकेंसी आ गई थी, बात करते हैं। बहुत सारे टीचर ने बनाया था कि वैकेंसी जो आएगी 80,000 के करीब में आएगी, लेकिन 26,146 पदों की वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी ठीक ठाक है, सिर्फ पढ़ाई करने की ज़रूरत है। पढ़ाई कीजिए, जॉब ज़रूर होगी। और हिंदी व्याकरण क्लास यहीं से होगी, जो भी पूरा जीरो से लेकर वहाँ पर सिलेबस में दिया गया था। बेसिक हिंदी के बारे में पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हम पढ़ा कर दे रहे हैं आपको। तो इस चीज़ों को बेहतर ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक चीज़ों को नोट करते जाइए, एक एक नोट्स को अच्छे ढंग से बनाते जाइए, और आप बेहतर तैयारी कर पाओगे। 40 नंबर के सवाल है भैया, 40 नंबर कम नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में 2 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ 40 नंबर की बात है। तो हिंदी व्याकरण की कंप्लीट क्लासेस यहीं पे मिलेगी। तो हम लोग स्वर तक खत्म कर चुके हैं। जिस बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो क्या करें, जरूर देख लें। पिछले 5.5 क्लास की वीडियो आप जाकर जरूर देख लें। बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन व्यंजन वन किसे कहते हैं, बात करते हैं किसकी, व्यंजन की। तो व्यंजन वन किसे कहते हैं, व्यंजन वन किसे कहते हैं, तो सबको पता होगा। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वन व्यंजन वन कहलाती है। तो लिखिएगा यहाँ पे, स्वर की सहायता से बोले जाने वाली वन, स्वर की सहायता से बोले जाने वाली वन व्यंजन कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यंजन वन कहलाती है। ठीक है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाली वन क्या कहलाती है, व्यंजन वन कहलाती है। अब देखो, आगे बात करते हैं। इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। प्रत्येक व्यंजन में क्या मिला रहता है, अ मिला रहता है। याद रखिएगा कि प्रत्येक व्यंजन में अ मिला रहता है। क्या मिला रहता है, अ मिला रहता है। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन में क्या मिला रहता है, अ मिला रहता है। अ के बिना व्यंजन वन का उच्चारण संभव नहीं है। अ के बिना व्यंजन वन का उच्चारण संभव नहीं है। क्या नहीं है, अ के बिना व्यंजन वन का उच्चारण संभव नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाली वन व्यंजन कहलाती है। प्रत्येक व्यंजन वन में अ का उच्चारण होता है। हमेशा याद रखिएगा, प्रत्येक व्यंजन में किसका उच्चारण होता है, अ का उच्चारण होता है। और अ के बिना व्यंजन वन का उच्चारण क्या नहीं है, संभव नहीं है। याद रखिएगा हमेशा इस चीजों को। आगे बात करते हैं व्यंजन वन का वर्णन। एक एक पॉइंट को बताते चलेंगे, एक एक चीज को नोट कराते चलेंगे। कहीं ऐसा नहीं होगा जहां से आपकी एक भी चीजें छूटेगी। ठीक है, बात करते हैं व्यंजन वर्ग के वर्गीकरण का। क्या बात करते हैं, अगला पॉइंट है व्यंजन वर्ग का वर्गीकरण। व्यंजन वर्ग का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं पहला। पहला है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन। हमेशा याद रखिएगा, पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। ये सारी चीजों को ना आपके एग्जाम में पूछेंगे। कैसे पूछेंगे वो हम अभी बताएंगे। थोड़ा आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो किस तरह से पूछेगा, वो चीजों को हम अभी नोट कराएंगे, अभी बताएंगे। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान, मुंह के किसी विशेष कंठ, तालु, मृदा, दांत या ओठ का स्पर्श करते हुए निकले, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, कि उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
समय हवा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए, किससे, फेफड़े से निकलते हुए, फेफड़े से निकलते हुए मुंह के, फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष, मुंह के किसी विशेष भाग, मुंह के कोई भी भाग हो, मुंह के किसी विशेष, मुंह के किसी विशेष कंठ, तालु, मृदा और होठ को, कंठ, तालु, मृदा और होठ को, होठ के का स्पर्श करते हुए निकले, होठ को स्पर्श करते हुए निकले, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या करते हैं? उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, देखिए समझिए बातों को। क्या कह रहा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े या मुंह के किसी भी विशेष स्थान यानी कंठ, तालु, मृदा या होठ, तो कंठ मतलब क्या, कंठ, तालु मतलब जीभ, मृदा मतलब मुंह, ओठ मतलब ओठ, ठीक है, निकले, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। याद रखिएगा, च वर्ग आप लोग समझते हैं ना? नहीं समझे, पिछली वाले वीडियो जरूर देखिए, तब जाके ये वीडियो देखिए। क्या कह रहा है कि कुछ विद्वानों ने च वर्ग को क्या मानते हैं? स्पर्श संघर्षी मानते हैं। क्या मानते हैं? स्पर्श संघर्षी मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? स्पर्श संघर्षी मानते हैं। समझ में? देखिए बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो आगे क्या है? आगे है घोष्ठ के आधार पे, और किसके आधार पे? घोष्ठ के आधार पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, एक बार समझाएंगे इसको, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बातें करेंगे, उसके बाद इसको बेहतर ढंग से समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और जहां तक नहीं समझ पाएंगे, एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पर गड़बड़ हुई है। गलती इंसानों से होती है, और जब भी गलती कोई भी चीजों को हो, जानबूझ के नहीं किया जाता है। गलती कोई भी कर सकता है। हम क्या, गलती तो भगवान से होती है, इंसान तो कौन सा बड़ी चीज है। घोष्ठ के आधार पर, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं घोष के आधार पर कि इसको कहते हैं कि घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। हमेशा याद रखिएगा, ये पूछेगा, ठीक है, घोष का अर्थ क्या है। हो सके तो ये पूछ सकता है, घोष का अर्थ क्या है। किसका? घोष का अर्थ क्या है? घोष का अर्थ क्या है? ठीक है, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। क्या होता है? स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। क्या? स्वर तंत्रियों में ध्वनि का क्या होता है? कंपन। स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। याद रखिएगा, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में किसका? ध्वनि का कंपन। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र कंपन ना करे, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आगे की अघोष की चर्चा करेंगे। पहले एक बार समझते हैं क्या है व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाली वर्ण व्यंजन कहलाती है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाली वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ मिला रहता है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ क्या मिला रहता है, तो याद रखिएगा प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ मिला रहता है। बात करते हैं अ के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसके बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है, तो याद रखिएगा कि अ के बिना किसका? व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसका? अ के बिना। अब आगे बातें व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण की बातें करते हैं। तो व्यंजन वर्ण के स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष कंठ,
तालु मृधा ओठ को स्पर्श से निकले उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कुछ विद्वानों ने च वर्ग को, याद रखिएगा, कुछ विद्वानों ने च वर्ग को, किसको, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी मानते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ विद्वानों ने च वर्ग को क्या मानते हैं, तो याद रखिएगा कुछ विद्वानों ने च वर्ग को स्पर्श संघर्षी मानते हैं। ठीक है, हमेशा इस चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं घोष के आधार पर। तो बात करें घोष का अर्थ होता है क्या, कि स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि घोष का अर्थ क्या है, तो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं, इसको आगे हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए देखिए आगे बात करते हैं। या अब आगे आते हैं अघोष पे। किस पे, अघोष पे। आगे किस पे बात करेंगे, अघोष पे। चलिए आगे देखते हैं अघोष। अघोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, क्या अगला है मेरा, क्या अघोष। अगला क्या है, अघोष। अब देखिए अघोष किसे कहते हैं, अघोष कहते हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री का कंपन न हो। जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन न हो, क्या हो, स्वर तंत्रियों का कंपन न हो, उसे हम अघोष कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा जिस ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री का कंपन न हो, इसका एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसका हर वर्ग पहला, इसका हर वर्ग पहला और दूसरा व्यंजन होता है। याद रखिएगा इसका हर वर्ग पहला और दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, हमेशा दिमाग में रखिएगा, तभी ही इसको बना सकते हैं कि इसका हर वर्ग, इतना याद रखिएगा कि हर वर्ग इसका पहला और दूसरा व्यंजन होता है। आगे बताएंगे इसके एग्जाम्पल को, पहले इसको समझिए। ठीक है, बात करते हैं आगे सघोष या घोष को। इसका सघोष या घोष का अगला है मेरा सघोष या घोष। अब देखो सघोष या घोष की बात करते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन हो। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या हो, कंपन हो। जिन ध्वनि के उच्चारण में जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या हो, कंपन हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम सघोष या घोष कहते हैं। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इसका भी होता है, इसका हर वर्ग तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन होता है। इसका हर वर्ग कितना, हर वर्ग तीसरा चौथा और कितना, पांचवा व्यंजन होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसका हर वर्ग तीसरा चौथा तथा और पांचवा क्या होता है, आपका व्यंजन होता है। हमेशा इस चीजों को आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, एक एक चीजों को हमेशा याद करके रखिएगा कि इसका क्या होता है। तभी भी आप व्याकरण के, देखिए व्याकरण की जो सवालें होती है कोई ज़्यादा भारी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही आसान सी होती है, लेकिन उसको समझना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा मुश्किल नहीं होता,
आसान होती है, बस उसे समझने की देरी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा, बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम खुद चाहते हैं, बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ों को दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर प्राण का अर्थ क्या होता है। देखिए अगला पॉइंट है मेरा प्राणत्व के आधार पर। किसका? प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर अब बात करते हैं। देखिए प्राणत्व के आधार की बात करते हैं तो प्राण का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा हिंदी भाषा में प्राण का जो अर्थ होता है हवा। क्या होता है? हिंदी भाषा में प्राण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपका? हवा, ठीक है। तो प्राण का अर्थ क्या होता है भैया? प्राण का अर्थ क्या होता है भैया? प्राण का अर्थ होता है हवा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्राण का अर्थ क्या होता है भैया? प्राण का अर्थ होता है आपका हवा, ठीक है। अब आगे आइए, आगे बात करते हैं। प्राणत्व के आधार पे हमको पहला पढ़ना है अल्प प्राण। क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है हमारा अल्प प्राण। अब अल्प प्राण के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं, इस चीजों को समझिए। इसमें परिभाषा है, परिभाषा में सिर्फ क्वेश्चन बना सकता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है व्यंजन में, ठीक है। अब बात करते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण और बात करते हैं SSGD की व्यंजन, जो व्याकरण की जो हिंदी की सिलेबस है ना भैया, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन, बस थोड़ी समझिएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा 40 नंबर की बातें हैं, ठीक है। 2 नंबर से किसी का जॉब छूटता है, 2 नंबर से किसी का जॉब होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 40 नंबर की बातें हैं, तो इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। स्कोर यही बना के देता है। मैथ, रीजनिंग, ये सब हर बच्चे पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं, हर समय पढ़ते हैं। GS ये सब, हिंदी ये सब बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। जिस टाइम एग्ज़ाम की तैयारी होती है ना, उसी टाइम से ज़्यादातर बच्चे कोशिश करते हैं कि हिंदी पढ़ के इसमें अच्छा स्कोर कर दे। अगर इसमें सारे बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, सारे बच्चे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसकी पढ़ाई पर डे हिंदी व्याकरण की पढ़ दे तो रीजनिंग, मैथ, GS पढ़ता है। तो हिंदी व्याकरण हर कोई समझता है ईजी सब्जेक्ट है, तो ईजी तो है लेकिन समझने के जरिए अगर समझ नहीं है तो भारी भी सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल भी सब्जेक्ट है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अल्प प्राण, अल्प प्राण किसे कहते हैं? धीरे धीरे समझेंगे, एक एक चीज़ों को समझेंगे। अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए पर डे वीडियो नहीं आ रही है, घर में थोड़ी फंक्शन है इसीलिए। तो उसके बाद से 5 के बाद से आपकी पर डे वीडियो आनी शुरू हो जाएगी कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन अभी थोड़े बहुत डिस्टर्ब चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकले। कहाँ से? मुख से हवा कम निकले, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब छोटा, समझते नहीं हो? अल्पाहारी मतलब थोड़ा सा भोजन, ठीक है। तो उसी का मतलब होता है अल्प। अब देखिए इसका हर वर्ग पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसका हर वर्ग पहला, तीसरा और, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़े कि अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकले उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। जैसे इसका पहला वर्ग, इसका वर्ग पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? आपका व्यंजन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं महाप्राण का। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से अधिक निकले और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार ह का ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसका हर वर्ग दूसरा और चौथा व्यंजन होता है, हमेशा याद रखिए। इसका हर वर्ग दूसरा और चौथा व्यंजन होता है, ठीक है। व्यंजन होता है, हमेशा याद रखिए। इसका दूसरा, हर वर्ग दूसरा और चौथा क्या होता है? आपका व्यंजन होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं, एक बार रिपीट कर ले सारी चीजों के। अघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में
स्वर तंत्री में कंपन न हो। स्वर तंत्री मतलब क्या, जो बोलते हैं नहीं यहाँ पर जो स्वर तंत्री लगा रहता है जिससे आवाज उसमें कंपन न हो। हमेशा याद रखिएगा अघोष का हर वर्ग में पहला और दूसरा व्यंजन होता है। यह आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अघोष वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि पहला और दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। सघोष और घोष में दिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री कंपन करे। इसका हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, आपका व्यंजन होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर। तो प्राण का अर्थ है हवा, ठीक है, हवा क्या है, हवा। अल्पप्राण किसे कहते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, किससे, मुख से कम हवा निकले, उसे हम अल्पप्राण कह देते हैं। जैसे कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, व्यंजन होता है किसका, अल्पप्राण का। बात करते हैं महाप्राण का। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से अधिक निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे कि आगे बात करते हैं महाप्राण की। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार, ह की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, किसकी, ह की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, व्यंजन होता है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, आपका व्यंजन होता है। हमेशा ध्यान में इस चीजों को रखिएगा और एक एक चीजों को नोट करते चले जाइएगा। बार बार मैं कहता हूं कि अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन कर ले, इसका पीडीएफ जरूर ले ले। आगे बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की, किसकी, अंतस्थ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं अंतस्थ व्यंजन पे और उसके बाद उसमें असंघर्षी व्यंजन के बस 2 पॉइंटें पढ़नी, इसके बाद की और की क्लास कल की करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा, लेकिन पहले अंतस्थ व्यंजन और उसमें संघर्षी पढ़ के उसके बाद आज की क्लास को स्टॉप करेंगे। कल से वीडियो लंबी बनेगी, ज़्यादा देर तक बनेगी वीडियो, ठीक है। तो हमेशा इस सारी चीज़ों को क्यों कीजिएगा, ध्यान में रख के सारी चीज़ों को बात कीजिएगा। टाइम हो गया 12:22, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, चलिए अंतस्थ व्यंजन, किसकी, अंतस्थ व्यंजन की। इसकी स्क्रीनशॉट ले ले या नोट डाउन कर ले वीडियो पॉज करके, लेकिन नोट जरूर करें इस सारी चीज़ों को और ज़रूर हाईलाइट करने की प्रयास करिए। अगर चाहिए इसकी ऑब्जेक्टिव की क्लास तो ज़रूर कहें कि ऑब्जेक्टिव की क्लास लेकर आया जाएगा, इसकी, ये सारी चीज़ों की MCQ। तो वो हमेशा कभी भी ना ये मत सोचना कि SSC GD हो गया, ये सब हो गया, इसकी एग्जाम आसान होती है, ठीक है। हर दिन कुछ न कुछ अपडेट होते रहा है, हर दिन हर कोई न कोई इंसान से लेके ये दुनिया से लेके हर चीज़ अपडेट होते रहता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऐसे कभी भी नज़रअंदाज न कीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम आसान होने वाला है, हो सके थोड़ा हार्ड भी हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहिएगा, हमेशा तैयार रहिएगा। बात करते हैं अगला अंतस्थ व्यंजन की, किसकी, अंतस्थ व्यंजन की। किसकी बात करते हैं, अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच स्थित हो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर या व्यंजन के बीच स्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में पारंपरिक, ये बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। थोड़ी देर बहुत वीडियो कट गई है, कटने के बाद क्या है कि कैमरा बंद हो गया था, ठीक है, इसीलिए दिक्कत हो गई। तो इसीलिए समझिए अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, य, र, ल और व, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा। वर्ग, वर्ग इसका क्या होता है, तालव्य। य का, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु, ठीक है। य का उच्चारण स्थान क्या होता है भैया, तालु। र का होता है वत्सरे, इसका उच्चारण स्थान होता है दंतमूल और मसूढ़ा, ठीक है। ल का उच्चारण स्थान होता है वत्स्य, इसका उच्चारण स्थान होता है दंतमूल और मसूढ़ा। बात करें व का दंतों ऊपरी की दांत और निचला होठ, इसका उच्चारण स्थान होता है। मैंने जितने भी बताया सारे वीडियो, सारे एकदम से 5 वीडियो का लेक्चर डला हुआ है, ये 6ठा वीडियो है हिंदी व्याकरण का। एक कंप्लीट सिलेबस पूरा का पूरा प्ले लिस्ट के साथ में आपको यूट्यूब चैनल पे आपके मौजूद है, तो जाकर जरूर देखिए। SSC GD या किसी भी वैकेंसी को आप इतना ईजी नहीं ले सकते हैं कि हाँ इसकी एग्ज़ाम
आपकी आसान होगी। आसान कुछ ना होने वाली है भैया, जो भी एग्ज़ाम होगी बहुत मुश्किल होने वाली है, ठीक है, क्योंकि रोज़ नया 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 अपडेट होते रहता है, ठीक है। तो इतना हमेशा बना के रखिएगा। 1,000 बच्चे नहीं है, लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो आपकी एग्ज़ाम देंगे। और वैकेंसी कितनी है? 26,146 पदों की वैकेंसी है लगभग, ठीक है। 80,000 की बात की गई थी, लेकिन आया कितना? 26,146, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 26,000 कुछ पदों की वैकेंसी के लिए बहुत सारे बच्चे भीड़ में है, उस सबको आगे निकल के उसके आगे जाना है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ों का मैं बार बार एक ही चीज़ों को बोलता हूँ कि कभी भी आपके ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जो आपके हर चीज़ में, करियर बनाने में, आपके पढ़ाई में, आपके सपोर्ट में, आपके सुख में, आपके दुख में साथ देता है। तो हमेशा उस इंसान को कभी छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी गुस्से में आदमी ऐसी गलती कर जाता है ना कि उसकी पछतावा बहुत दिन समय के बाद पता चलता है, ठीक है। इतना हमेशा याद रखिएगा। तो हमेशा गुस्से को कंट्रोल करना सीखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई मुश्किल हो, कभी भी गुस्सा इंसान को एक अंदर से खोखला बनाता है, ठीक है। और शायद वो खोखला बन जाओगे जो, अगर अभी के समय में चलो किसी से गुस्सा करके किसी भी इंसान को आप खो दोगे, ठीक है, लेकिन इस इंसान की पता समय की बात पता चलती है। जब इस इंसान की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर वो इंसान मौजूद नहीं होता है, ठीक है। गलती सबसे होती है, इंसानों से होती है, भगवान से होती है तो इंसान क्या बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो गलती को माफ़ किया जाता है, एक नहीं कहता नहीं, एक गलती माफ़ की जाती है, हज़ारों गलतियाँ माफ़ की जाती है। कहा जाता है कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों को हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंसान है ना, तो गलती होगी, और गलती होगी तो आगे वाला को माफ़ करना ही पड़ेगा, चाहे इंसान कैसा भी हो। 2 गाली दे, 4 गाली दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, अदर पर्सन कितने भी हो, ठीक है। तो कभी भी खोने का प्रयास मत कीजिएगा ऐसे इंसान को जिसकी, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा इस चीज़ों को दिमाग में बना के रखिएगा, बातों को ध्यान में रखिएगा। गुस्सा बहुत मुश्किल चीज़ है भैया, बहुत बर्बाद करता है इसको गुस्सा। शायद हमने झेला है उस गुस्से को, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत बर्बाद करता है। तो हमेशा याद रखिएगा। आज के लिए क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल की क्लास में पूरी वरमाला को ख़त्म करेंगे, वादा है मेरा। तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।